मेरा नाम वकास है और मेरे घर वाले और दोस्त अहबाब मुझे प्यार से विकी कहते हैं। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी वालिदा वालिद एक छोटा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। वालिदा एक सादा और घरेलू खातून हैं। वालिद साहिब सिविल कोर्ट में जज के नायब कासिद है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, हर तरह से खुशहाली है। और मैं कंप्यूटर सेल एंड सर्विस का काम करता हूँ। एक प्लाजा में मेरी शॉप है और एक छोटी सी एकेडमी भी बनाई हुई है अपने एक दोस्त अरसल के साथ मिलकर। मेरा ये दोस्त मेरा क्लास फेलो भी है और हमारी रहाइश भी एक ही इलाके और एक ही गिल्ली की है। इस एकेडमी में हम मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोर्स कराते हैं और ऑनलाइन कारोबार का तरीका सिखाते हैं। मुझे क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हार्डवेयर को बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरा कारोबार ही ये है। जिस प्लाजा में मेरी शॉप है, एकेडमी भी उसके 3rd फ्लोर पर बनाई हुई है। इसके अलावा इस प्लाजा में और बहुत सी मुख्तलिफ शॉप्स हैं जिनमें कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, अंडरगारमेंट्स और ब्यूटी पार्लर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि किसी ने शादी की खरीदारी करनी हो तो मुकम्मल पैकेज वहाँ मौजूद है। दुल्हन की शॉपिंग से लेकर आम घर में पहनने वाली अशिया मिल जाती है। और प्लाजा में सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसमें हर तरह की फीमेल्स होती हैं, गरीब भी, मिडिल क्लास भी और इलियट क्लास भी। और उन्हीं में से हम अपना शिकार तलाश करते हैं। जब शॉप पे काम ना हो तो शॉप के बाहर बैठकर शिकार ताड़ा करते हैं। एक दिन इसी तरह मैं शॉप के बाहर बैठा हुआ था कि एक निकाब पोश लड़की मेरे पास आई। इसने अबाया पहना था और स्कार्फ से निकाब किया हुआ था। मैं समझा कि कस्टमर है, लेकिन इसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया जब इसने मुझसे सवाल किया, यानी भीख मांगी। मेरा हैरान होना इसलिए बनता था कि इसका अंदाज, इसके कपड़े और बात करने का तरीका किसी भी तरह एक भी कारण वाला नहीं था। खैर, मैं सवाब कमाने के जज्बे से ये सोच कर कि इसकी मदद करता हूँ, इसको दुकान में ले आया और बैठने का कहा, क्योंकि मेरे तजस्सुस ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसके हालात जान लूँ, जिसकी वजह से इसको मांगने तक की नौबत आ गई। मैंने पहला सवाल इससे यही किया कि आप आदि मांगने वाली नहीं लगती हैं, तो जवाब में इसकी आवाज़ भरा गई और वो कहने लगी कि सर, मेरे अब्बा एक मजदूर हैं और 1 साल पहले एक हादसे में उनकी एक टांग ज़ाय हो गई और वो काम करने के काबिल नहीं रहे। कोई और हुनर उनको आता नहीं, इसलिए बस घर में पड़े रहे। जो जमा पूंजी थी वो इनके इलाज में लग गई और नौबत फाकों तक आ गई। कुछ रिश्तेदारों ने शुरू में तो साथ दिया, लेकिन वो भी कब तक ऐसा करते। आखिर तंग आकर मेरी वालिदा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे इतना हो गया कि फाकों वाली हालत खत्म हो गई। वो घरों से काम खत्म करके जब वापस आती तो लोग उनको बचा हुआ खाना भी दे देते, जिससे हम अपना पेट भर लेते थे। फिर ये कोरोना की बीमारी आ गई और मेरी अम्मा भी इसकी लपेट में आ गई। कोरोना से सेहत याबी के बाद जब वो दोबारा काम करने लोगों के घरों में गई तो 3 में से 2 घरों ने इनको काम से जवाब दे दिया और हमारे घर की मुश्किलात में इजाफा हो गया। लेकिन शायद किस्मत को और भी इम्तिहान मंजूर था। पिछले हफ्ते मेरी अम्मा काम से वापस आ रही थी तो एक बाइक से इसका एक्सीडेंट हो गया और उनकी बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और हमारी तंगी और सख्ती में मजीद इजाफा हो गया। अब खाने से भी पहले इनकी दवा दारू की ज़रूरत थी और उन्हीं हालात ने मुझे मांगने पर मजबूर किया। आखिर में इसकी आवाज़ भरा गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। इसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा भी दिल भरा गया और मैंने दिल में पूरा तहैया कर लिया कि इसकी मदद करनी है। मैं अपनी सीट से उठा, पानी का गिलास भरा और उसको दिया पीने के लिए। पहले तो इसने मना किया, लेकिन मेरे इसरार पर गिलास पकड़ लिया और पानी पीने के लिए निकाब नीचे किया। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गया। इस कदर मुकम्मल हसन, ऊपर से सुगवार, मासूम, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, हकीकत में वो गुड़ों में लाल वाली मिसाल थी। खैर, मैंने खुद को संभाला और उसको दिलासा दिया। लेकिन यही वो वक्त था जब मेरा मदद करने का जज्बा प्यार में बदल गया और इस हसीना पर मेरी नीयत खराब हो गई। फिर मैंने इससे इसका नाम पूछा। इसने अपना नाम शाजिया बताया। इसकी तालीम पूछी जो कि इसने इंटर बताई और उसके लबो लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि पढ़ी लिखी है। एक गरीब और पुराने इलाके का नाम बताया कि वहाँ रहती है और अपनी उम्र उसने मुझे 20 साल बताई। खैर, मैंने फैसला किया कि इसके साथ लंबी इनिंग्स खेलनी है और उसको प्यार के जाल में फंसाना है और उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। पैसे की मेरे पास कमी नहीं थी क्योंकि घर का सारा खर्चा अबू ही चलाते थे और मेरी सारी इनकम मेरे पास ही रहती थी।
फिर मैंने इससे फैमिली के बारे में मजीद पूछा तो इसने बताया कि वो इकलौती बेटी है और मुझे अपना काम और आसान होता नजर आया। मैंने शाजी को दिलासा दिया और अपनी जेब से 1000 रुपये निकाल कर दिए, साथ ही कहा कि वो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं अपने और दोस्तों से बात करता हूं ताकि शाजी की कुछ और मदद हो सके। इसने कहा कि इसके पास बटनों वाला सादा सा मोबाइल है जिसका इसने मुझे नंबर दे दिया और मैंने अपना नंबर इसे दे दिया। फिर मैंने इसे कहा कि अब वो सीधी घर जाए, इसकी जो भी ज़रूरत होगी मैं पूरी कर दूंगा क्योंकि आज कल ज़माना ख़राब है। ऐसा ना हो कि वो किसी से मदद मांगने जाए और कोई भेड़िया इसे टकरा जाए, जबकि असल बात ये थी कि कहीं कोई और इस शराब को पीने की कोशिश में ज़ाया न कर दे। शाजी के घर का मुकम्मल एड्रेस लिया ताकि इसकी बातों की तस्दीक भी कर सकूं, ऐसा ना हो कि ड्रामा ही कर रही हो। खैर मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी उनकी मदद के लिए कहा और मुझे उम्मीद थी कि वो कुछ इंतज़ाम कर देंगे। बाकी सारा दिन मैं काम में मसरूफ़ रहा और शाम को घर आ गया। खाना खाकर टीवी देखने लगा, तभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। नंबर शाजी का था जो मैंने दिन में सेव कर लिया था। शाजी बोली, कैसे हैं सर? मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक, अब कैसी हैं? शाजी बोली, मैं भी ठीक हूँ सर, आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने मुझे जगह जगह खार होने से बचा लिया और मेरी बताई रुदात पर यकीन भी किया, वरना लोग आजकल यकीन ही नहीं करते। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो शाजी बोली, वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आजकल लोग किसी मजबूरी को समझने की बजाय इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। मुझे आपकी बातों और चेहरे पर सच्चाई नजर आई थी और मैंने इसको देखकर आपकी बातों पर यकीन कर लिया था। शाजी ने कहा, सर आप नहीं जानते इस वक्त मैं कितनी मजबूर थी, मेरे घर में अगले टाइम खाने के लिए भी कुछ नहीं था और अम्मा अब्बा की दवाई का तो क्या सोचना, आपके दिए पैसों से मैंने 1 हफ्ते का खाने का सामान किचन में डाल दिया, अब बस अम्मा अब्बा की दवाई का मसला है। मैंने कहा, अच्छा पहले तो आप ये करें कि मुझे सर कहना बंद करें, मेरा नाम विकी है, आप मुझे विकी कहकर बुलाया करें, और जहां तक बात दवाई की है तो कल इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, फिर आप मुझे दवाइयों के नाम मैसेज कर दे, मैं बाजार से लाकर आपको दे दूंगा। शाजी बोली, आप मेरे मोहसिन हैं और आपका नाम लेना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है तो इसका एहतराम मुझ पर लाजिम है। मैं आपको विकी कहकर मुखातिब करूंगी अब, और आप पैसों की बजाय दवाइयां ले दें तो वो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, ठीक है शाजी, आप मुझे दवाइयों के नाम मैसेज कर दें। ये शाजी ने कहा, ठीक है, और कुछ देर बाद इसका मैसेज आ गया और मैंने सेव कर लिया। अगले दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे 2000 दिए शाजी की मदद करने के लिए और मैंने उन पैसों से मतलूबा दवाइयां खरीद ली और कुछ पैसे जो बच गए थे उनसे इसके लिए कुछ फल ले लिए। अभी मैं शाजी को मैसेज और कॉल करने का सोच ही रहा था कि मेरा अकेडमी वाला दोस्त अरसल इसकी कॉल आ गई। कहने लगा कि हमारी अकेडमी की जो रिसेप्शनिस्ट है इसने जॉब से रिजाइन कर दिया है, अब न्यू लड़की हायर करनी है। इसकी बात सुन के मेरे ज़हन में आइडिया आया और मैं साथ ही इसको कहा कि वो अभी किसी और से बात ना करे, मेरे राब्ते में एक लड़की है जो कि ज़रूरतमंद भी है, हम इसको रख लेते हैं। पिछली वाली से कुछ कम सैलरी पर भी काम कर लेगी और काम इसे हम सिखा देंगे। अरसल ने कहा कि ठीक है, आजकल मैं इसे बिला लो, इसका इंटरव्यू कर लेते हैं। मैंने ओके किया और कॉल काट दी। इसके बाद मैंने मैसेज की बजाय शाजी को कॉल कर दी। शाजी ने कॉल अटेंड की और सलाम दुआ के बाद मैंने इसे बताया कि मेडिसिन्स का बंदोबस्त हो गया है। वो बहुत खुश हुई और शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ आप अब बार बार शॉप पे मत आएं, अच्छा नहीं लगता। तो कहने लगी कि आप मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा कि आपके घर वाले क्या सोचेंगे? तो कहने लगी, जब आपने मुझे पैसे दिए और मैं सामान लेकर घर गई तो अम्मा ने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से लाई हो, तो मैंने आपके बारे में बताया। तो वो खुश हुई कि आज की दुनिया में ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं, बल्कि वो तो कह रही थी किसी दिन मुझे ले चलूं, मैं भी शुक्रिया अदा कर दूंगी। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप आने से पहले ही मेरे घर में मशहूर हो चुके हैं। मैंने कहा, ठीक है, टाइम बताओ, मैं इस टाइम आ जाता हूँ। वो कहने लगी, किसी भी टाइम आ जाए। मैंने ओके किया और कॉल काट दी। कुछ देर बाद इसका मैसेज आ गया। मैं इस वक्त फ्री था, दुकान पे लड़के को बिठाकर मैं अपने घर गया, नहाकर कपड़े तब्दील किए। स्मार्ट तो मैं वैसे ही हूँ क्योंकि मैं जिम भी जाता रहता हूँ। शेव बनाई और बाइक पे शाजी के बताए हुए इड्रिस की तरफ चल हला। रास्ते से मिठाई भी ले ली, पहली बार जा रहा था ना, और फिर शिकार के लिए जाल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है।
शाजी का घर तलाश करने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई और मैंने दरवाजा बजा दिया। आम सा घर था और घर की हालत मकीनों की गुर्बत की कहानी सुना रही थी। चंद लम्हों के बाद इस कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी जो पूछ रही थी कि दरवाजे पर कौन है, और आंखें इसे देखने को तरस रही थी। मैं वो माहौल बना लेना चाहता था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढील तो देता है भागने के लिए, लेकिन आंखों से ओझल नहीं होने देता। खैर, मैंने बताया विकी हो तो दरवाजा ओपन हो गया और मैं जहां था वहां खड़ा रह गया और मबहूत होकर इसे देखता रहा। इस दिन तो शाजी को ठीक से देखा ही न था और उसकी हालत भी रोने की वजह से खराब थी, लेकिन आज नहाया हुआ फरेश हसन, उठी हुई नाक, इसमें छोटी सी नत उफ जान ले गई। नर्म और नाजुक पिंक होंठ, मोतियों जैसे चमकते दांत, गहरे सियाह और लंबे बाल, सर पे दोपट्टा जमाए हुए, गालों में पड़ता डिम्पल, और वो मेरे कत्ल का सारा सामान लिए दरवाजे पर आ गई थी। और मैं मबहूत होकर यकटुक शाजी को देखे जा रहा था। उसकी आवाज़ अचानक होश की दुनिया में वापस ले आई जब उसने कहा कि अंदर आ जाएं, और मुझे भी एहसास हुआ कि मैं गिल्ली में खड़ा हूं। और शाजी मुझे लेकर एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में आ गई। छोटा सा कमरा था जिसमें 2 पुरानी कुर्सियां और एक टूटी टांग वाली टेबल पड़ी थी, जिसकी टांग को रस्सी से बांध के जोड़ा गया था, और एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर एक पुरानी लेकिन साफ चादर बिछी हुई थी। शाजी मेरी तरफ देखकर शर्मिंदा से अंदाज में बोली कि फिलहाल आपको बिठाने के लायक कोई जगह नहीं है, इसी कुर्सी पर गुजारा कर ले। मैंने इसकी शर्मिंदगी को कम करने के लिए कहा कि इंसान की अहमियत इस बात से नहीं साबित होती कि अपने इसको कितनी अच्छी जगह बिठाया है, बस दिल में जगह होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है तो बस वही काफी है। मैं अचानक ही अब से तुम पे आ गया था और ये सब छोटे छोटे जुमले मेरे प्लान का हिस्सा थे। इतने में इसकी अम्मा भी आ गई, जो देखने में कहीं से भी इसकी मां नहीं लग रही थी बल्कि बड़ी बहन लग रही थी, और मेरा अंदाजा है कि 37 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगी, जो कि बाद में सही साबित हुआ। शाजी ने बताया कि इसकी मां की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी और इस वक्त उनकी उम्र 37 साल है। मुतनासिब कद, तीखे नैन नक्श, वो अपने सरापे से किसी भी तरह एक 20 साल की लड़की की मां नहीं लग रही थी। बस गुर्बत ने हसन पे धूल डाल दी थी और इस धूल को झाड़ने की जरूरत थी। वो अपनी जवानी में बिल्कुल शाजी जैसी ही रही होगी। शाजी की अम्मा ने मेरे सलाम के जवाब में मुझे दुआ दी और फिर से वही बात लेकर बैठ गई कि हम लोग आपके एहसान मंद रहेंगे। आज के दौर में कौन इस तरह बेगरज किसी के काम आता है, वगैरह वगैरह। वो अब मैं उनको क्या बताता कि मेरी गरज किया है। खैर, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, और इस तरह के रस्मी जुमले में इस्तेमाल कर रहा था। शाजी पता नहीं कहाँ चली गई थी मुझे बिठा के। फिर शाजी की अम्मा ने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर में कौन कौन है। मैंने उनको सारे सवालों के जवाब दिए। इतने में शाजी भी आ गई, एक ट्रे उठाए हुए जिसमें चाय का एक कप था और एक प्लेट में वही मिठाई जो मैं ले आया था। शाजी के माथे पर पसीने के शफाफ कतरे चमक रहे थे और वो दोपट्टा जो अच्छी तरह लिया हुआ था किचन में काम करने की वजह से कंधे की एक साइड पर ही पड़ा था। शाजी मेरे करीब आई और आकर मुझे चाय पकड़ाई, और जैसे ही मेरी नज़र ऊपर उठी तो मेरा चाय पकड़ता हुआ हाथ जहां था वहीं रह गया। शाजी ने एक खूबसूरत शलवार कमीज पहनी हुई थी जो कि इससे पहले दोपट्टा सीने पे होने से नजर नहीं आई, लेकिन अब तो क़यामत का मंजर था। मैं बेखुदी के आलम में देख रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो मैंने फौरन नज़रों का ज़ोआह तब्दील करके चाय का कप उठा लिया। और ये सब बस चंद सेकंड की बात थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शाजी और उसकी अम्मा दोनों ने ही नोट किया है। खैर, बात मुश्किल से खुद को कंपोज किया। शाजी ने चाय का एक कप अपनी अम्मा को दिया और एक खुद लेकर अपनी अम्मा के पास चारपाई पर बैठ गई। मैंने फिर उसकी अम्मा से तबीयत का पूछा और हाथ से फ्रैक्चर का पूछा, जो शाजी की अम्मा ने बताया कि अब तो मुकम्मल ठीक है और वो काम वगैरह भी कर लेती है। फिर मैंने सोचा कि जिस काम से आया हूँ वो कर लूँ। मैंने बात का आगाज किया और शाजी की अम्मा से कहा कि आंटी, आपके घर आने की एक और भी वजह है। उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि वजह है शाजी। फिर मैं बोला कि आप ये बताएं कि कब तक ऐसे लोगों से इमदाद लेकर काम चलाएगी। तो वो कहने लगी कि बेटा, और क्या करूं, जिन घरों में काम करती थी उन सब ने जवाब दे दिया। तो मैंने कहा कि मैं इसी मकसद से आया हूं कि मेरे पास शाजी के लिए एक काम है। तो कहने लगी कि बेटा, शाजी कभी कोई नौकरी नहीं की, तुम मुझे बताओ, मैं करूंगी काम। मैंने कहा कि आंटी आप नहीं कर सकती, शाजी कर सकती है। तभी शाजी भी बोली कि अम्मा मैं कर लूंगी, आखिर घर का खर्चा भी तो चिल्लाना है। आप बताएं सर, क्या काम है।
शायद अपनी अम्मा की वजह से इसने मुझे विकी के बजाय सर कहा। मैंने शाजी को अकेडमी के बारे में बताया और 10,000 सैलरी का बताया, क्या काम करना होगा और कितनी देर ड्यूटी होगी, ये सब बताया। तो शाजी तो फौरन ही राजी हो गई और उसने अपनी अम्मा को भी कहा कि आप भी राजी हो जाएं। तो शाजी की अम्मा बोली, मुझे टाइम दो, मैं शाजी के अबू से पूछ कर बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इस तरह टाइम का पता ही ना चला और शाम का अंधेरा हो चुका था। मुझे वॉशरूम की जरूरत भी महसूस हो रही थी। मैंने शाजी की अम्मा को कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, किस तरफ है? तो शाजी की अम्मा ने शाजी को कहा कि विकी को वॉशरूम देखा दो। तो शाजी ने मुझे आ जाएं के कर बाहर की तरफ चली। मैं भी उठकर उसके पीछे चलने लगा। शाजी मेरे आगे चल रही थी और मैं शाजी के पीछे पीछे चलने लगा। एक छोटा सा सहन पार्क करके साइड में वॉशरूम बना हुआ था, जिस पर दरवाजे की बजाय एक पर्दा लटक रहा था। शाजी कहने लगी कि अंदर एक बाल्टी पानी की भरी हुई है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, अगर और जरूरत पड़े तो बाल्टी बाहर रख देना। मैं वॉशरूम से फरी हुआ और बाहर आ गया। वॉशरूम के साथ ही एक खरा बना हुआ था जहां एक टोंटी लगी हुई थी, वहां मैंने हाथ धोए। शाजी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। मैं हाथ धो के जैसे ही मुड़ा, मेरा पांव फिसला और मैं सीधा शाजी के ऊपर गिरा। ये सब इतना अचानक हुआ कि समझ ही नहीं आया और फिर मैं उठा, साथ ही शाजी भी उठी। मैंने पूछा, शाजी चोट तो नहीं लगी? इसने कहा नहीं। मैंने शाजी को सॉरी बोला तो कहने लगी कि किस बात के लिए? मैंने कहा कि ऐसे तुम्हारे ऊपर गिर गया। तो शाजी बोली, कोई बात नहीं, अब कोई जान बूझ के तो नहीं गिरे थे। खैर, मैं कमरे में आ गया और उनसे जाने की इजाजत ली। शाजी को कहा कि कल 3 बजे आ जाए तो मैं इसको अकेडमी ले चल लूंगा। हमारी अकेडमी की टाइमिंग शाम 3 से रात 8 बजे तक होती है। शाजी ने कहा ठीक है और फिर मैं घर आ गया। कुछ देर टीवी देखा, खाना खाया, फिर अपने रूम में आ गया। वो पिल मुझे से भूल ही नहीं रहा था जब मैं शाजी के ऊपर गिर गया था। यही सोचते सोचते मैं सो गया। अगले दिन शाजी बताए हुए टाइम पर पहुंच गई। मैं इसे अरसल के पास गया, तारुफ करवाया। अरसल ने शाजी से कुछ सवाल जवाब किए और ओके कर दिया कि वो कल से जॉब स्टार्ट करेगी। शाजी की खुशी की इंतहा न थी। जब वो जाने लगी तो मैंने इसे रोका और 5,000 रुपए दिए। 5,000 पकड़ने से पहले पूछा कि ये क्यों? तो मैंने कहा कि अब तुम जॉब किया करोगी तो अपने लिए 1-2 अच्छे से सूट बनवा लेना ताकि जॉब पर पहन कर आ सको। तो वो कहने लगी कि ये बहुत ज्यादा है, मैं कैसे वापस करूंगी? मैंने कहा, यार तुम मेरे पास इमदाद के लिए भी तो आई थी, ये पैसे एक दोस्त की तरफ से गिफ्ट रख लो। तो वो कहने लगी, इतना महंगा गिफ्ट, और बदले में अगर मैं इतना महंगा गिफ्ट ना दे सकी तो? मैंने कहा, जब टाइम आएगा तो देख लेंगे, मैं तुमसे सस्ता गिफ्ट लूंगा, लेकिन लूंगा अपनी मर्जी का। शाजी बोली ठीक है। मैंने कहा तो मिलाओ फिर हाथ। आज से हमारी दोस्ती शुरू हो गई और सारी जॉब वाली तकलीफ खत्म। मैं तुम्हें शाजी कहूंगा और तुम मुझे विकी कहोगी और आप नहीं कहोगी। इसने थोड़ा झिझकते हुए हाथ बढ़ाया तो मैंने फौरन थाम लिया और छोड़ते हुए हल्का सा दबाया। कुछ ना कुछ समझ तो वो भी रही होगी, गरीब जरूर थी लेकिन थी तो आज के जमाने की लड़की। जाते जाते मैंने इससे कहा कि कल से थोड़ा तैयार होकर आया करना। फिर वो चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अरसल से मैं भी कभी कभी शाजी की रिपोर्ट लिया करता था, जो कि अच्छी थी। वो हर काम को बहुत जल्द पक करती थी। साथ ही हमारे मैसेज पे रात को बातचीत भी होती थी, जो कि रोज बरोज हमारी बेतकल्लुफी बढ़ती जा रही थी। मैंने शिकार को धीरे धीरे अपने सामने लाने का काम शुरू कर दिया था और इसी तरह 2 महीने गुजर गए। इस दरमियान 1-2 बार दोबारा शाजी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। शाजी की अम्मा काफी खुश दिखाई दी, क्योंकि जहां रोटी के लाले पड़े थे वहां 10,000 की इनकम आना शुरू हो गई थी। बेशक 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जहां फाकों की नौबत आई हो वहां 10,000 बड़ी रकम बन जाती है। उन 2 महीनों में मेरी और शाजी के दरमियान तकल्लुफात की सारी दीवारें गिर चुकी थी और हम ऐसे बात करते जैसे बहुत अरसे से दोस्त हैं। तकरीबन हर मौजू पर बात करते मैं इसको अपने दोस्तों के झूठे सच्चे किस्से सुनाया करता, जिसमें कुछ रोमांटिक भी होता था। एक दिन वो कहने लगी कि इसने स्मार्टफोन लेना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देना होता है या कोई फाइल भेजनी होती है तो अरसल साहिब ना हो तो परेशानी होती है। और इसमें 1,000 रुपये महीने का बिल एक आदमी की तरफ से इसे पहले ही दे दिया गया था। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, और इस प्लाजे में अपने एक दोस्त की शॉप से मोबाइल लाकर दे दिया। मोबाइल देखकर कहने लगी कि इतना महंगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा किस्तों पर है, 1,000 रुपये महीना किस्त दे दिया करना। तो शाजी बहुत खुश हो गई और मैं महसूस कर रहा था कि शाजी का झुकाव मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है।
एक रात में घर पे लेटा था कि मेरी मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी। मैंने मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर शाजी का नाम जगमगा रहा था। मैसेज ओपन किया तो पढ़ते ही मैं एकदम उठकर बैठ गया। शाजी ने लिखा था कि वो अस्पताल में है, बस इतना ही मैसेज था। मैंने फौरन इसे कॉल की। जैसे ही शाजी ने मेरी कॉल रिसीव की मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, सब खैरियत है। मेरा ध्यान इसके अबू की तरफ था कि उनकी तबीयत खराब ना हो गई हो, लेकिन शाजी ने बताया कि इसकी अम्मा घर वाली गिल्ली में गिर गई है। एक दिन पहले होने वाली बारिश की वजह से गिल्ली में फिसलन थी और वो स्लिप हो गई और पाँव में हल्की सी मोच आ गई है। मैंने एड्रेस पूछा, अपनी बाइक निकाली और उड़ता हुआ अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर ने प्लस्तर नुमा बैंडेज कर दी है और घर जाने की तैयारी कर रही है। मैंने पूछा कैसे आए थे तो कहने लगी कि रिक्शे में आए थे। बाइक पर जाना वैसे भी मुश्किल था कि उनके पाँव पर वजन पड़ जाता, जिससे डॉक्टर ने मना किया था। लिहाजा मैंने उबर की राइड बुक की और अस्पताल की एक नर्स की मदद से शाजी की अम्मा को गाड़ी में बिठाया और खुद अपनी बाइक पर उनके पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में हम उनके घर वाली गिल्ली के मोड़ पर पहुंच गए, क्योंकि गिल्ली छोटी थी और गाड़ी गिल्ली में नहीं जा सकती थी। मैंने शाजी को कहा कि अपने पड़ोस में से किसी खातून को बुला लाए ताकि अम्मा को सहारा देकर घर ले जाया जाए। शाजी की अम्मा ने मना कर दिया कि इस टाइम किसको तंग करना मुनासिब नहीं, ऐसा करो कि तुम दोनों मुझे सहारा देकर घर ले चलो। फिर मैंने उनको गाड़ी से उतारा और गाड़ी वाले को किराया दिया, अपनी बाइक लाक करके खड़ी की और शाजी की अम्मा को सहारा देखकर घर की तरफ चले। एक साइड पर शाजी के कंधे पर उसकी अम्मा का एक बाजू था और एक तरफ मेरे कंधे पर, और अब हम घर की तरफ चले। फिर हम घर पहुंचे, दरवाज़ा खोला और अंदर कमरे में आ गए और शाजी की अम्मा को बिस्तर पे बिठाया। बिठाते वक्त मैंने इसके हाथ को जोर से दबाया, जिसको शाजी की अम्मा ने महसूस कर लिया और बहुत अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। और मैंने ये बात नोट की कि इसकी नज़रों में गुस्सा, नफरत नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब था जिसे मैं समझ नहीं पाया। शाजी को मेरी इस हरकत की खबर नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी अम्मा को बिठाते ही पानी लेने बाहर चली गई थी। जैसे ही उसकी अम्मा की नज़र मेरी तरफ उठी तो उनकी नज़रों का जाविया महसूस करके मैं फौरन ये कहकर उठा कि अपनी बाइक उधर से ले आऊं। बाहर की तरफ भागा। मैं बाइक लेकर उनके घर की तरफ चला और बाइक खड़ी करके घर में दाखिल हुआ। इतने में शाजी के अब्बा भी दूसरे कमरे से निकलकर अपनी व्हील चेयर पर शाजी वाले कमरे में आ गए थे। मैंने उनको सलाम किया। तारुफ तो उनके साथ पहले ही था। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खैरियत दरियाफ्त की। शाजी ने पूछा, आप कहाँ गए थे? तो मैंने बताया कि बाइक लेने गया था। फिर शाजी और उसके अबू ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि इतनी रात को मुझे तकलीफ उठाना पड़ी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं अंकल, मेरा अपना ही घर है, तकलीफ कैसी। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि शाजी की अम्मा खामोश थी, बस मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने खुद ही बात का आगाज किया और उससे पूछा कि अब तबीयत कैसी है। तब इसका जवाब आया कि वैसे ठीक है, लेकिन दर्द काफ़ी है। मैंने शाजी को कहा कि दवाइयों का पर्चा मुझे दे दे ताकि मैं बाजार से ला दूं। तो वो कहने लगी कि आप प्लीज और तकलीफ मत करें, मैं सुबह ले आऊंगी। लेकिन मैंने कहा कि उनमें डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा भी लिखी होगी, वरना सुबह तक आंटी को दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तब इसने मुझे पर्चा दिया और मैंने मेडिकल स्टोर से वो दवाइयां लाकर शाजी को दी और इजाज़त लेकर वापस घर आ गया। घर आकर काफ़ी देर में उन सब मामलात के बारे में सोचता रहा जो वकूअ पजीर हुए, जिनमें से कुछ इरादतन थे और कुछ गैर इरादी वाले। और उन दिनों में शाजी की अम्मा का क्या रिएक्शन होगा, ये सोच परेशान कर रही थी कि अगर आंटी ने शाजी से जिक्र किया तो फिर सब कुछ जाएगा, शाजी पे की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसका चांस कम ही था, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक माँ अपनी बेटी से जिक्र करे। ये सोचकर कुछ पुरसुकून हो गया। कुछ टाइम शाजी की अम्मा, जिनका नाम रुखसाना है, इसके बारे में सोचता रहा। और फिर मैंने उन सब सोचों को एक तरफ किया और लाइट बंद करके सोने लगा। और फिर ना जाने किस टाइम नींद आ गई। सुबह उठ के मैं शॉप पर गया और दिन रूटीन में गुजरा। रात को शॉप बंद करके घर आया और खाना खाकर कपड़े तब्दील करके बाइक निकाली और शाजी के घर आ गया। दरवाज़ा शाजी ने खोला और उसको देखकर दिल खुश हो गया। हल्के इस्मानी रंग की कमीज में मबलूस दुपट्टा गिले में डाले वो सीधी आंखों में समा रही थी। मुझे सलाम किया। मैं जवाब देकर अंदर आया तो शाजी कहने लगी, विकी तुम चुल्लू अंदर कमरे में अम्मा के पास बैठो, मैं चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर दिल हल्क में आ गया। रुखसाना आंटी सोई हुई थी और मैं दरवाजे पे खड़े इससे देख रहा था और इस नज़ारे में खोया रहा।
अचानक आंटी रुखसाना ने करवट ली और चेहरा मेरी तरफ कर लिया। उनकी आंखें खिली थी। मैंने उनको जागते देखा तो गुड़बुड़ा गया और इकलाते हुए सलाम किया और संभल कर कुर्सी पर बैठ गया। और एक बात जो मैंने नोट की वो ये कि उनकी आंखों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सो रही थी। मैंने नजरें वहां से हटाई और उनसे तबीयत का पूछा तो कहने लगी कि अब बेहतर है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत मदद की। मैंने आजिज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनको कहा कि आंटी कैसी बातें करती हैं, मैं तो इसको अपना ही घर समझता हूं। इतने में वो कताला चाय बनाकर ले आई और साथ में बिस्कुट भी। चाय का कप और बिस्कुट मेरे सामने टेबल पर रखते हुए सामने चारपाई पर बैठ गई। मैंने पूछा कि दोबारा चेकअप कब करवाना है तो शाजी बोली कि कल करवाना है। मैंने शाजी को कहा कि तुम्हारी पहले ही तो छुट्टियां हो चुकी है और न्यू जॉब में इतनी छुट्टियां करना ठीक नहीं होता। तुम कल जॉब पर चली जाना और आंटी को मैं खुद ही अस्पताल चेक करवा के घर छोड़ दूंगा। इसने मुझे बहुत ममनून नजरों से देखा और आंटी ने भी कहा कि हाँ, तुम जॉब खराब मत करना, विक्की के साथ चली जाऊंगी।